नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें काफी लोग अभी भी फंसे हुए हैं, और वो है पेंट इंडस्ट्री। आपको भी पता है कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नो नैरोलैक, फिर एक्सो नोबल, नो शालीमार पेंट्स, काफी सारे स्टॉक्स है जो ओवर द टाइम नो पहले ठीक ठाक रिटर्न दे चुके थे। लेकिन पिछले 5 साल में नो उन्होंने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। अगर हम लोग एवरेज रिटर्न भी देखें तो 5 से 6% है इन सभी स्टॉक का पिछले 5 साल का। 3 साल का रिटर्न देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन अ नेगेटिव रिटर्न। तो किस क्यों ये सब स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, और मेनली सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ से बड़ा बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं। तो वही आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बने रहना, क्योंकि ये स्टॉक में हम लोग सभी फैक्टर्स और आगे आपको क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और कौन से स्टॉक में भी अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करना तो किस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं पेंट इंडस्ट्री की डिटेल में। जाने से पहले गाइस, हमारे जो स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में बड़ा ऑफर चल रहा है। अगर आप चाहते हो तो हमने लिंक दिया हुआ है, मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में। इवन आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप जरूर जाके देखिएगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं पेंट इंडस्ट्री। तो पेंट इंडस्ट्री में अगर हमको समझना है कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री देखनी क्यों जरूरी है? देखो, हिस्ट्री देखनी इसलिए जरूरी है ना कि आपको समझना चाहिए कि क्या फैक्टर्स पॉजिटिव रहे थे सालों से, जो चेंज हो गए जिसके वजह से ये नेगेटिव आउटलुक आ गया। तो अगर हम लोग बात करें 25 साल की बात करें तो 2000 से 2018 की बात करें, ठीक है। तो उसमें मेन तो वही था कि 18 साल में बहुत ही अच्छा इन लोगों ने ग्रोथ किया। पेंट इंडस्ट्री ने 15 से 18% का CAGR ग्रोथ था। नॉर्मल इतना रहता था, उसमें भी एशियन पेंट्स ने तो जबरदस्त रिटर्न दिया। इन सब ने ऑलमोस्ट 25% CAGR से रिटर्न दिया था। ओके। और यही सब एशियन पेंट्स, बर्जर, नैरोलैक, एक्सो नोबल और इंडिगो पेंट्स, तो वो सभी कह सकते हैं ना कि डोमिनेट कर रहे थे। और मार्जिन भी अगर आप देखो ना तो इनका स्टेबल इबिटा मार्जिन 18 से 20% था, विच इज अ वेरी वेरी गुड मार्जिन। ओके। तो हाई प्राइसिंग पावर था, कंसिस्टेंट मार्केट शेयर था, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, रियल एस्टेट बढ़ता है, पेन तो जरूर पड़ती है, तो ये सब अच्छे ग्रोथ कर रहे थे। और अगर हम लोग एशियन पेंट्स की बात करें, वो अकेले नहीं, 40% प्लस मार्केट शेयर था, तो सब कुछ सही चल रहा था। 2018 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2018 के बाद 2019 में JSW पेंट्स ने एंट्री ली। अब JSW पेंट्स आपको पता है JSW ग्रुप का है। तो उन्होंने तो आके वो कहते हैं ना कि वन कलर वन प्राइस करके ना इनिशियली डिस्ट्रप्शन लाना चालू कर दिया। इनिशियली इन्होंने 600 करोड़ रुपए डाले, और उनका टारगेट था कि 5% शेयर वो पेंट इंडस्ट्री के लेगा। तो वो थोड़ा प्राइस डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हुआ था, ऐसा कुछ बड़ा नहीं था, स्टार्ट हुआ था। फिर आ गया कोविड क्राइसिस 2020 में। इसके वजह से तो आपको पता है पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके सब ठप हो गया। तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक में प्रॉब्लम आनी थी। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर आया वो 2021 में आया, जब ग्रासिम इंडस्ट्री ने भाई अनाउंस कर दिया कि बिरला ऑपस करके वो ब्रांड ला रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में। और उनका इनिशियली 5,000 करोड़ से एंट्री थी। तो और उनकी बात चल रही थी कि 2024-25 तक ना वो 10,000 करोड़ का कर देंगे। तो बेसिकली 1332 MLPA, सॉरी, मिलियन लीटर्स पर एनम, उसका MLPA आपको याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है पेंट इंडस्ट्री का। तो 1300 कह सकते हैं MLPA से वो एंट्री करे, तो वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए क्या हुआ, तो इनिशियल पैनिक वहीं से चालू हो गया। तो अगर आई डोंट नो आप लोग कितने लोग मुझे ट्रैक कर रहे हो, लेकिन मैंने पहले भी बोला था, और मैं पिछले 3 साल से बोलते आ रहा हूँ कि ये पेंट इंडस्ट्री में वो क्या ना कि ये जो एंट्री थी ग्रासिम की, वो जियो की जो एंट्री थी ना टेलीकॉम में, वैसी एंट्री थी। जियो ने जिस तरह से वोडाफोन आइडिया को लिटरली नो ब्रेक डाउन कर, नंबर वन था। अगर आपको याद हो 2017 में वोडाफोन का ऑलमोस्ट 43% मार्केट शेयर था, और वो आज 16-17 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी जियो 42-43 है। सो कहने का मतलब है, तो वो टाइप का यही सेम सिनेरियो पेंट इंडस्ट्री में हुआ। फिर चालू हो गया कॉस्ट प्रेशर, क्योंकि बिल्ला ऑपर जो भी आए उनको तो भाई मार्केट शेयर गेन करना था, वो तो कोई भी प्राइस में आना चाहते थे। तो उन्होंने तो जबरदस्त
कह सकते हैं ना कि डिस्काउंटिंग चालू कर दी थी। लेकिन उसमें भी 2022 में ऑफ कोर्स आपको पता है कि क्रूड ऑयल बहुत ही भागा था। उसके वजह से भी ना पेंट इंडस्ट्री में काफी प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से ये मार्जिन प्रेशर था, ऊपर से इनके प्राइस कट भी हो रहे थे, क्योंकि अगर कंपटीशन के सामने टिकना है तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं कटूंगा, जिसको काटने का, तो आप मार्केट शेयर लूज करोगे। तो भाई मार्केट शेयर बेसिकली मेंटेन करने के भी लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आई, और जिस तरह से बिरला यानी ग्रासिम ने बोला कि भाई हम लोग 10,000 करोड़ का कैपेक्स तक ले जाएंगे, तो ऑफ कोर्स इट वाज अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। और अभी क्या हुआ है कि अभी तो क्या हुआ है कि 2024 में अगर देखो तो बिरला ओपस ऑलमोस्ट सभी सिटी में पहुंच गया है, और उनका जो नेटवर्क है अल्ट्राटेक्स है वहां, उसके वजह से फायदा है। तो जेएसडब्ल्यू और बिरला ओपस ने लिटरली अगर आप बात करना तो एक डिस्ट्रप्शन बड़ा पेंट इंडस्ट्री में ला दिया। और ऑफ कोर्स सब लोग अपने कैपेसिटी बिल्डअप करें ऑल दैट, लेकिन वो जो एक्स फैक्टर था ना पेंट इंडस्ट्री से, वो गायब हो गया। और वो गायब होता है ना तो एक सबसे बड़ी बात होती है उनके स्टॉक प्राइस में। ओके, क्योंकि क्या होता है आप समझो कि जब आप नॉर्मली जब आपको एक ग्रीन पीच होती है, और जब आपको पता है कि ये स्टॉक का कंटिन्यूअसली 15 से 18 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ होता रहेगा, मार्जिन भी अच्छे रहेंगे, तो आप उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हो। लेकिन जब भी जैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो अभी उस तरह का मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, रेवेन्यू भी अगर उनको शेयर करनी पड़ेंगी बाकी सब कॉम्पिटिटर्स को, तो मार्केट अपने आप इसको डीग्रेड कर देता है और पी रेशियो को डी रेटिंग कर देता है। और ये चीज इन सब में हुई, इसलिए आप 3 साल में उनका रिटर्न नहीं देख रहे हो। और अगर अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बोला बिरला ओपस, अगर हम लोग बात करें कि एडिशन जो हुआ जेएसडब्ल्यू बिरला ओपस के 1 बिलियन लीटर, यानी 40% ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का सडनली एक बड़ा एडिशन हुआ। अब जब आप इतना एडिशन बड़ा करते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, ऊपर से 3 से 5% आपका प्राइस कट आ गया, कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, ऊपर नीचे हो रहा था। इवन तो अभी क्रूड ऑयल नीचे है, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 70-71 है, तो भी अगर आप देखो तो पेंट इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस प्रेशर ही इतना है। सो इसलिए उनका जो 18% का जो मार्जिन था इन सब कंपनी का, 17 से 18 वो घट के 14 से 15 आ गया, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, अब कंज्यूमर के पास भी काफी सारे ऑप्शन आने लगे, और प्राइस भी कम। तो जो कंज्यूमर होता है ना उसको क्या है, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ कि जो कंज्यूमर होता है ना, आधे लोगों को तो पता नहीं होता कौन सा लेना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है और वो इंसेंटिव, उसको इंसेंटिव अच्छा मिलता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोडक्ट पुश कर देता है। तो वही होता है कि उसके वजह से क्या होता है, एक काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन आ जाता है, और वो कहते हैं ना कि सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है इन सब कंपनियों से। तो वही कि लॉयल्टी और कंज्यूमर की लॉयल्टी अभी ऐसा है नहीं कि भाई मुझे एशियन पेंट्स के पास ही जाना है, कौन से रीजनेबल मिल रहा है। तो बिरला भी जैसे है, तो बिरला भी बड़ी ग्रुप से, तो लोगों को विश्वास है हाँ भाई ग्रासिम है, अल्ट्राटेक है, तो हाँ भाई उसमें तो विश्वास है हमें। तो उस तरह से वहां भी सेल बढ़ जाता है, तो वो हो गया। तो लॉयल्टी प्रेशर पूरी चली गई, इंसेंटिव एंड ऑल दैट। और जो डीलर्स को इंसेंटिव ज्यादा देने लगा, अब डीलर को अगर आप ज्यादा इंसेंटिव देते हो तो आपका मार्जिन में डायरेक्ट प्रेशर आता है ना। और बिरला वापस तो वही कर रहे हैं ना कि अपना जो सीमेंट के जो डीलर है उनको इंसेंटिवाइज करे कि भाई तुम ये पुश करो, हम लोग आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे, और क्या वो वहां से पुश होने लगा। और बड़ी बड़ी कम बिल्डिंग होती है, अब वो तो भाई जो होगा ओनर ही डिसाइड करेगा ना, वो थोड़ा टेनेंट डिसाइड, तो वहां डायरेक्टली उनको एंट्री मिल जाती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इकोनॉमिक चेंज वो सब रहने की वजह से ना वॉलेटिलिटी रहती है, मॉनसून एंड ऑल दैट। हाँ, लेकिन वो तो हर सीजन में फैक्टर होते हैं, बट यस दिस आर ऑल्सो सम ऑफ द फैक्टर्स टू कीप इन माइंड, उसके वजह से ये इम्पैक्ट आया था। अभी देखो यहाँ से भी ऐसा नहीं है कि ये सब कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन जैसे बोला कि एक्स फैक्टर मिस हो जाता है। जैसे अभी एशियन पेंट्स की भी बात करें तो उनका डीलर नेटवर्क तो ऑलमोस्ट 70,000 का है। सोचो 70,000 का डीलर नेटवर्क है, इतना बड़ा है, लेकिन वो एक कॉम्पिटिटिव थ्रेट है। और अगर मार्जिन में थोड़ा देखो 1 और 2-3% भी अगर ड्रॉप आ जाता है मार्जिन में, आपका पैठ जो है ना बहुत जबरदस्त गिर जाता है। और यही सब हो रहा है। इवन अगर हम लोग बर्जर पेंट्स के बोले तो ऑलमोस्ट 13-15% मार्केट शेयर है, नेरोलैक का 12 से 15 है, इंडिगो का 3 से 5 है, नोबल ड्यूलक्स का 5 से 7 है, ग्रासिम का और जेएसडब्ल्यू का एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन हाँ
उनका भी ज्यादा नहीं है, मे बी 2-3% के आसपास घूम रहा होगा। लेकिन हाँ, ये सब की वजह से अभी क्या हो रहा है कि जैसे ये बिरला, ओपस और जेएसडब्ल्यू अगर मार्केट शेयर खींच रहे हैं, तो जो एशियन पेंट्स है ना, वही सबसे ज्यादा यहाँ लूज कर रहा है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, और वहीं से लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज भी आपको देखनी रहेगी कि कौन सी कंपनी कितना मार्केट शेयर लूज कर रही है। और ये नेक्स्ट 2-3 साल के लिए ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। देखो, डिस्ट्रप्शन आता है ना, तो उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। जैसे मैंने टेलीकॉम पे बोलूं, तो भारती एयरटेल ने जब जियो एंटर हुआ तब 4-5 साल तो 6 साल तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है। वो स्टेबल हो रहा था, करेक्ट। सीमेंट इंडस्ट्री में भी जैसे अंबुजा और ईसीसी खरीद लिया अदानी में, एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आ गया। तो इन सब चीजों पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डिस्ट्रप्शन आता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने में। और इसलिए क्या होगा कि अगर नेक्स्ट 2-3 साल भी अगर हम लोग बात करें ये पेंट इंडस्ट्री में, जैसे ये एशियन पेंट्स हो या जो भी हो, उनका ग्रोथ मॉडरेट हो जाएगा। करेक्ट, उनका ग्रोथ उस तरह से नहीं होगा सेल्स। सो मे बी 10% के आसपास हो जाएगा, या 10 से 15, 12-13% के आसपास। मार्जिन आउटलुक भी 14 से 15 हो जाएगा। और यही हो रहा है कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से। अगर मीडियम टर्म की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, कंसोलिडेशन थोड़ा होने लगेगा। कुछ कुछ बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ले लेंगे, जैसा अभी सीमेंट में भी हो रहा है, जैसे टेलीकॉम में हुआ। वैसे वैसे क्या होगा एंड में, ये जो 8 से 10 ब्रांड होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्जो नोबल ने तो बोला कि भी हम लोग बेचना भी चाहते हैं, तो करेक्ट। तो जो एक बड़ा प्लेयर होता है ना, एक एक्चुअली एक्जो नोबल तो सबसे ज्यादा मार्जिन है, लेकिन वो क्यों बेचना चाहता है, क्योंकि वो फिर वो छोटा खेलना नहीं चाहता ना। अब उनका दूसरे बिजनेस अच्छे चले तो वो बोलते हैं यार छोड़ दे यार, इसको दे दो किसी को, और अपने कोर कॉम्पिटेंस पे अपने नजर, क्योंकि यहाँ पता है कि वो नंबर वन बन नहीं सकते हैं। तो बेटर है फिर वो कोई बड़ा प्लेयर उसको ले लेगा। तो ये कंसोलिडेशन होने लगता है, और जब कंसोलिडेशन होता है ना, तो वही होता है कि सेल्स तो उतनी ही रहती है, ये 10 से 12% के आसपास। हाँ, मार्जिन में थोड़ा फर्क पड़ने लगता है ओवर द टाइम। अभी इनिशियली शायद मार्जिन 14 से 15 और आगे जाके 15 से 16 हो सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे, फिर आएंगे कुछ ही प्लेयर्स आएंगे, 3 से 4। यही रूल, यही होता है। जैसे जैसे मैंने भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ कि आगे जाके प्लेयर्स कम होते जाएंगे। कोई किसको ले लेगा, छोटे छोटे प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स उसको खरीद लेंगे, और फिर एक स्टिफ कंपटीशन आएगी। और वहां फिर हाँ, वहां आप कह सकते हो कि वहां थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आने बढ़ेगा, और मार्जिन भी शायद रिकवरी हो सकती है। 16 से 18% जो अभी है, पहले थी, सॉरी 3-4 साल पहले थी, उतनी वापस आ सकती है। लेकिन और प्लस जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इन लोगों को भी मिलेगा। तो ये सब चीजों में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इन सबको ना ऊपर होगा, इन सब पे असर होगी। तो मार्जिन प्रेशर, ओके, अभी डीलर नेटवर्क ट्रेंड्स के डीलर किस तरह से, मैं कुछ कुछ आपको फैक्टर बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप इन सब स्टॉक को एनालाइज करना है। एक तो भाई मार्जिन और प्राइसिंग पे क्या असर आ रहा है, ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रही है। अगर जैसे अभी ऑयल प्राइसेस नीचे है, लेकिन अगर डिस वो ऑयल प्राइसेस जो नीचे है उससे जो फायदा हो रहा है, वो आप डिस्काउंट की तरह अपना सेल्स बढ़ाने चले तो कोई फायदा नहीं है, करेक्ट। हाँ, सेल्स बढ़ जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज ए शेयर होल्डर आप नहीं कमाओगे, क्योंकि पैट नहीं बढ़ेगा। सो मार्जिन एंड वो प्रेशर वो देखना पड़ेगा आपको, प्राइसिंग प्रेशर देखना पड़ेगा। डीलर नेटवर्क, क्योंकि डीलर नेटवर्क में किस तरह से कमीशन जा रहे हैं, क्या वहाँ और बहुत बड़ी फाइट हो रही है, और वहां ज्यादा इंसेंटिव देके माल बेचा जा रहा है, तो भाई वहां भी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। रॉ मटेरियल कॉस्ट, जैसे मैंने बोला, ऑयल प्राइसेस पे आपको नजर रखनी है कहाँ जा रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन, जैसे एक्सो ग्लोबल इंडिया है, या ऐसे काफी सारे पेंट इंडस्ट्री क्या में जो भी प्लेयर्स है, क्या वो कंसोलिडेट हो रहे, वो भी देखना होगा। और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के, कंज्यूमर की, कह सकते हैं ना कि रिकवरी कैसी है, क्या वो स्पेंड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो इन सब चीजों को देख के ही आपको डिसीजन लेना है। देखो, प्लेयर्स तो कुछ ही है, और प्लेयर्स यहाँ से किस तरह से होंगे वो है। और इसमें से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कंसोलिडेशन, जैसे अगर हम लोग एशियन पेंट्स की देखें तो ऑलमोस्ट 1700 MLPA की कैपेसिटी है। अब ग्रासिम ऑलरेडी 1300 MLPA के लेके आ रहा था, करेक्ट। आगे जाके वो भी हो जाएगा। फिर बर्जर पेंट्स, नैरोलैक, वो सब 600 करोड़, 600 करोड़ नहीं, 600 MLPA की कैपेसिटी, तो आगे जाके वो बढ़ाना चाहते हैं। तो यस,
ये कुछ बड़े प्लेयर है जो शायद कंसोलिडेट हो गए आगे जाके, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन। बाकी पेंट एक ऐसी प्रोडक्ट है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, केमिकल है, एट द एंड ऑफ द डे आपको मिक्स करना होता है। तो हाँ, कुछ कुछ जगह पे यूएसपी ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बना नहीं सकता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक वेरी टेक्निकल और डिजाइन इंजीनियरिंग एंड ऑल, देखो कोई प्लेयर ही होता है, ये सब चीजें इनको लिए खिलाफ जा सकती है। तो दे हैड अ वेरी वेरी गुड रन ओवर द टाइम, बट द प्रॉब्लम इज दैट गुड रन आई थिंक इज ओवर। अब यहाँ से जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत सारी चीजें, ये जैसे मैंने एक एक चीजें बोली वो नजर में रखनी पड़ेगी बिफोर बाइंग दी स्टॉक। तो आप बोलोगे तपन अभी क्या हमें एशियन पेंट्स लेना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो, मैं तो कब का बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो गेम खत्म हो गई है। आपको लेना है तो लो, तो हाँ भाई, 35 से 40% गिर चुके हैं कुछ कुछ स्टॉक, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग है नो, और कौन सा था जो 70% गिर गया था ऑलमोस्ट। यस। सो अगर हम लोग बात करें तो नेट ऑलमोस्ट 30 to 30, इंडिगो पेंट्स 42% नहीं, सॉरी, सब लोग 35 to 40% ही गिरे हुए हैं। तो अभी यहाँ से अगर मुझे लगे ना, तो शायद थोड़ा क्रूड ऑयल नीचे रहेगा तो थोड़ा बाउंस होगा, लेकिन ज्यादा की उम्मीद मत रखो। ज्यादा की उम्मीद इसलिए ना रखो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के रिटर्न देंगे जो पास्ट में थे, दैट इज गॉन एंड डस्टेड नाउ। नाउ दिस में गिव यू अ नॉर्मलाइज रिटर्न। एंड वाई टू गो इनटू ए सेक्टर जहां आप खुद को पता नहीं कि क्या होगा। अभी भी ग्रासिम प्रॉफिटेबल नहीं है, जेएसडब्ल्यू प्रॉफिटेबल नहीं है, वो पूरी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। वो प्राइस लिटरली, वो एक बड़े प्लेयर है जो हमेशा मार्केट कैप्चर के लिए सोचते हैं। एक बार मार्केट कैप्चर कर लिया फिर वो प्राइसिंग पे फोकस करें। जैसे जियो ने क्या किया, जियो पहले नंबर 1 हो गए, फिर उसने नो अपना प्राइसिंग किया, अभी वो प्रॉफिटेबल है। वैसी स्ट्रेटेजी इन सब बड़े प्लेयर्स की होती है। बड़ा प्लेयर ऐसा सोचता है कि मैं कैसे लीडर बनूं, नंबर 1 और नंबर 2। इनका फोकस नंबर 1 नंबर 2 बनने में ही होता है हमेशा, और वहां जाके फिर वो प्राइसिंग लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं छोटा प्लेयर रहूंगा तो कभी ना कभी मैं ये मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। वो कोई मतलब नहीं है। तो बिरला हो, टाटा हो, रिलायंस हो, अदानीज हो, कोई भी, आप हमेशा याद रखें, कोई भी सेगमेंट में एंटर करेंगे दे वांट टू बिकम नंबर 1 2, नंबर 1 नंबर 2। अब जैसे अदानी ने सीमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ली, अंबुजा आईसीसी को पकड़ लिया, लिटरली अभी ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक नंबर 1 है, अभी वो नंबर 2 है, लेकिन उनका फोकस भी नंबर 1 बनना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, और ऐसी सब चीजें जब सेक्टर में आती है, इट्स अ कंप्लीटली रेड फ्लैग। नो, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई सीन ओवर द इयर्स। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके थॉट्स जरूर शेयर कीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चन, एनीथिंग स्टॉक रिलेटेड, एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो। और मैंने हमारे रिकमेंडेशन सर्विस का पेज दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। बाय द वे, ये वेनसडे 8 o'clock हमारा सेशन है लाइव, 8 बजे का, जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।